नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं मनीष भदौरिया। आयुष्मान भव में आज हम बात करने वाले हैं जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में। जब कोई पुरुष महिला जैसा या महिलाएं पुरुष जैसा महसूस करने लगे, ऐसी स्थिति में वह जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी की मदद लेते हैं। भारत में आज सेक्स बदलवाना आम बात हो गई है। पहले के मुकाबले अब लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। इस सर्जरी को वह लोग करवाते हैं जिन्हें आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डायसोफिया होता है, जब लड़की लड़के की तरह और लड़का लड़की की तरह महसूस करने लगता है। दोनों ही अलग जेंडर के साथ जीना चाहते हैं। कुछ लोग बचपन से ही ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये काफी देर से दिखाई देने लगता है। इसलिए आयुष्मान भव में हमारी चर्चा का विषय है जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अंकुर भटनागर, जो कि SGPGI MS में प्लास्टिक सर्जन, और साथ में ही डॉक्टर राजीव कुमार भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जन मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आयुष्मान भव में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी आखिर होती क्या है? मैं डॉक्टर अंकुर भटनागर, प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी, संजय गांधी PGI, और मेरे साथ डॉक्टर राजीव भारती, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी के हैं। और सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एक डिफ़िकल्ट और एक नए टॉपिक जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में आज आपसे हमारी वार्तालाप हो रही है। तो जैसा आपने पूछा कि ये जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी क्या है, तो जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी एक कहने को तो नया टॉपिक है, पर काफ़ी समय से हमारे साथ रहा है। तो इसमें वो पुरुष या लेडीज़ जो कि नॉर्मली मेल या फीमेल हैं, जेनेटिकली भी फिजिकली भी मेल या फीमेल हैं, पर साइकोलॉजिकली या सोचने के हिसाब से उनको लगता है कि वो अपने सही लिंग में नहीं है, उनका शरीर उनके मस्तिष्क से मैच नहीं करता है। तो ऐसे पुरुष जो कि महिला लिंग में परिवर्तित होना चाहते हैं, या ऐसी महिलाएं जो पुरुष लिंग में परिवर्तित होना चाहती हैं, इस सर्जरी को करने के लिए जो कहते हैं उसको हम जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कहते हैं। तो ये चीज है जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। डॉक्टर साहब, किस वर्ग के लोगों को इससे लाभ होता है? देखिए, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी जो है वो किसी वर्ग के लिए नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्थिति है। ये बेसिकली इसमें किसी भी वर्ग का मरीज, किसी भी आयु का मरीज, कोई भी जना जो है ये सर्जरी करवा सकता है। लेकिन ये सर्जरी 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में ही हो सकती है, उससे छोटी उम्र में ये सर्जरी नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये सर्जरी एक स्टेज में होती है या मल्टी स्टेजेस में होती है? ये देखिए, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में कुछ चीजें हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि ये कोई एक सर्जरी नहीं है कि एक पुरुष को आपने महिला में कन्वर्ट कर दिया, एक महिला को पुरुष में कन्वर्ट कर दिया। ये एक सर्जरी नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। सर्जरी से पहले भी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, और ये सर्जरी भी कई स्टेप्स में होती है, जैसे कि ब्रेस्ट की सर्जरी, जेनेटेलिया की सर्जरी, फेस की सर्जरी। ये सब अलग अलग स्टेप्स में होती है, अलग अलग पार्ट में होती है, और इसमें कई स्टेजेस और कई वर्ष लगते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये कैसे तय करते हैं कि मरीज को इस सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं? देखिए, आजकल जैसे आप समझते हैं ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और काफ़ी लोग YouTube पे या इस फेसबुक वगैरह पे देख के और लगता है कि उनको हमें ये सर्जरी करानी चाहिए, उनको ऐसा लगता है। तो इस तरह से ये सर्जरी नहीं होती है। इस सर्जरी के कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर कोई पर्सन ये हमारे पास आता है इस तरह की सर्जरी करने की, तो सबसे पहले उसका एक साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होता है, यानी कि एक मनोचिकित्सक द्वारा उसका इवैल्यूएशन होता है। और ये एक नहीं, 2 इंडिपेंडेंट मनोचिकित्सक उसको इवैल्यूएट करते हैं 6 से 8 महीने के समय के दौरान। जब वो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ, इस मरीज की या इस जने की ये मनोदशा है कि भले ये पुरुष है लेकिन ये फीमेल की तरह सोचता है, रहता है, या ये महिला है और ये पुरुष की तरह सोचते रहते हैं, जब वो ये सर्टिफाई कर देते हैं, उसके बाद ही ये सर्जरी की शुरुआत होती है। और सर्जरी होने से पहले इसमें पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट कराना होता है, उसके बाद सर्जरी के लिए आते हैं। तो पहले मनोचिकित्सक, 2 इंडिपेंडेंट मनोचिकित्सक जो कई महीनों के ड्यूरेशन में इनको देखते हैं, समझते हैं, जब वो सर्टिफाई करते हैं तभी ये पर्सन की ये सर्जरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हार्मोनल थेरेपी क्या चीज है और इसका इस सर्जरी में क्या रोल है? हार्मोनल थेरेपी के लिए मैं आपको हमारे
डॉक्टर राजीव भारती को इनवाइट करूंगा कि ये थोड़ा सा आपको हार्मोनल थेरेपी के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार भारती, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न्स में SGPGI लखनऊ में। और जैसा कि सर ने बताया कि इस सर्जरी को करने से पहले हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, जिसमें से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हार्मोनल थेरेपी है। तो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, जिसमें हमारे एंडोक्राइन विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सहभागिता होती है इस सर्जरी को फाइनली परफॉर्म करने से पहले, जिसमें एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन्स हैं या एस्ट्रोजन्स हैं, डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन, जिस पर्सन को हमें ट्रांस करना है। सपोज़ कि हमें ट्रांस वुमेन बनाना है तो उसमें सर्टेन टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जिसकी थेरेपी हमें 6 मंथ्स तक एटलीस्ट देनी होती है, जिससे उसकी बॉडी में जिस बॉडी में वो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है उस तरीके के उसके डेवलपमेंट, जैसे सपोज करिए कि अगर कोई मेल पेशेंट है वो ट्रांस वुमेन बनना चाहता है तो उसमें इस थेरेपी से उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, उसके फेशियल फीचर्स में जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हार्मोनल थेरेपी से कुछ हद तक आ जाता है, जिससे हमें सर्जरी करके बराबर रिजल्ट देने में मदद मिलती है। अच्छा, मैं और भी चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर भारती ने बताया हार्मोनल ट्रीटमेंट के बारे में। दूसरी चीज़ है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट के बारे में ये भी समझना होता है कि ये हार्मोनल ट्रीटमेंट आपके लाइफ लॉन्ग चलते हैं, क्योंकि जब हम जेंडर रीअसाइनमेंट करते हैं तो जो हार्मोन्स जो है मेल से फीमेल में होने वाले होते हैं वो उसमें पर्सन में नहीं होते हैं, या फीमेल से मेल वाले, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट आपको सर्जरी के बाद भी लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, साइकेट्रिस्ट और मजिस्ट्रेट की भूमिका का इसमें क्या रोल है? इस तरह के पेशेंट का साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या वो मेंटली स्टेबल हैं, क्या वो समझते हैं कि कौन सी सर्जरी कराने जा रहे हैं, क्या सही में उनमें जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सही हैं, कि या वो किसी मीडिया के या किसी जने के दबाव में आके इस तरह का चेंज करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये साइकेट्रिक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, जितने टाइम में ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, दवाइयाँ चल रही होती हैं, उतने टाइम में भी कंटिन्यूअसली साइकेट्रिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है कि कहीं पेशेंट डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, पेशेंट को और कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इसलिए एक साइकेट्रिस्ट जो है इस टीम का बहुत अभिन्न अंग होता है। तो जैसे हम समझ रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि हमें एंडोक्राइन मतलब कि हार्मोनल ट्रीटमेंट का सर्जन की ज़रूरत होती है, तो ये एक टीम वर्क है। इसमें पूरी टीम होती है जो कि जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करती है, जिसके अंदर हार्मोन देने के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन्स होते हैं, प्लास्टिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट होते हैं और साइकेट्रिस्ट होते हैं जो इनको एक साइकोलॉजिकल थेरेपी या साइकोथेरेपी देते रहते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे कि आप जेंडर चेंज कर रहे हैं, कोई जना मेल से फीमेल हो रहा है तो उसका नाम भी चेंज होता है, उसकी अपीयरेंस चेंज होती है, उसकी पहचान चेंज होती है। तो जब ये पहचान और अपीयरेंस चेंज होनी होती है तो उसमें फिर आपके जुड़े हुए जितने भी पत्र और जितने भी आपके होते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इन सब में भी चेंजेस करना ज़रूरी होता है। इसलिए जो टीम होती है वो जो है अपना, जो कि सरकारी टीम होती है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, इन सब से भी समन्वय बनाना पड़ता है। ये हम लोग की टीम खुद ही करती है, इन लोग करवाती है, इसमें कि वकील वगैरह जुड़ के ये सारी चीज़ें भी करवाते हैं। हमारे सर्टिफिकेशन के बिना ये चीज़ें इनकी चेंज नहीं हो पाएंगी, तो इनका भी रोल होता है, सरकार का भी इसमें रोल है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये प्रोसीजर कितना लंबा होता है और सर्जरी के बाद इसको कितना लंबा समय लगता है स्वस्थ होने में? देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें समझनी है। पहली बात तो है कि कैसे हमने पहले बताया कि एक सिंगल सर्जरी नहीं है, मल्टीपल सर्जरी है। चेहरे की सर्जरी है, चेस्ट की सर्जरी है और जेनाइटल की सर्जरी है और फेशियल एक्सप्रेशंस फीचर्स की भी सर्जरी होती है। तो ये तो समझ आ रहा है कि ये सर्जरियां मल्टीपल हैं, अलग अलग समय पे हो रही हैं, ड्यूरेशन लगता है। फिर हमने ये बताया कि उससे पहले आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वो कुछ महीनों चलता है, सालों चलता है, उसके बाद भी चलता है। तो अगर आप अमूमन समझें तो ऑन एवरेज एक जने को कम से कम 3 सर्जरीज करानी होती है। उससे पहले हार्मोनल थेरेपी लेनी होती है, उससे पहले साइकेट्रिक एवेल्युएशन है। तो कम से कम 4 साल जो है ऑन एवरेज आपको मिनिमम लगता है। अंत कोई भी नहीं है, क्योंकि एक जो जने हैं अगर वो एक आइडियल फीमेल या आइडियल मेल बनना चाहते हैं चेंज होके, तो उसमें अंत कोई नहीं है। और सर्जरीज हैं, कई कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, नाक की सर्जरी होगी, बोटॉक्स लगाना है, फिलर्स लगाने हैं,
ठीक है, जबड़े की सर्जरी है, फेस का जो सबका माथा अलग है मेल फीमेल में, वो सब होता रहता है। अल्टीमेटली ये डिसाइड करना होता है कि मरीज कितने लेवल पे खुश है, वो किस लेवल पे कहता है हाँ अब मैं अपने आप को इस बॉडी में संतुष्ट पा रहा हूं। क्योंकि इन सब में जो प्रॉब्लम है इन लोग में वो यही है कि जिस शरीर में ये हैं वो शरीर का जो रचना है वो इनके माइंड से टैली नहीं करती है, और ये इसीलिए वो शरीर को चेंज कराना चाहते हैं। तो जिस लेवल पे संतुष्ट हो जाते हैं उस लेवल पे सर्जरी खत्म हो जाती है। पर एवरेज ये समझने की 3 से 4 सर्जरीज हर जने को लगती हैं, उससे पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट और जो हार्मोनल ट्रीटमेंट बाद में भी होता रहता है। डॉक्टर साहब, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का इसमें क्या रोल होता है? इसे क्या देखना जरूरी होता है? मेडिकल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगेन साइकोलॉजिकल, पेशेंट बैलेंस्ड है, उसको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी जैसे डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया इस तरह की तो कंडीशन नहीं है। ऐसी कंडीशन होगी तो डेफिनेटली आप उनकी सर्जरी नहीं कर सकते। इसके अलावा उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि जो नॉर्मल होता है कि डायबिटीज, थायराइड, ये सब चीजें अगर हैं तो उसको हमें करेक्ट करना होता है। इसके अलावा उनका एक जेनाइटल एग्जामिनेशन होता है, अल्ट्रासाउंड होगा पेट का कि उनका ओवरीज कैसे हैं, यूट्रस कैसा है, वो सब चीजों का भी काम करना होता है। डॉक्टर साहब, इस सर्जरी के बाद मरीज को क्या क्या सावधानियां रखनी जरूरी हैं? प्रिकॉशंस में डिपेंडिंग, जैसा सर ने बताया कि ये सर्जरी बॉडी के पार्ट के हिसाब से डिवाइडेड है। जैसे फेस की सर्जरी अलग एस्पेक्ट है, चेस्ट की सर्जरी अलग एस्पेक्ट है, वेस्ट की कमर की सर्जरी अलग एस्पेक्ट है, उसके बाद जेनाइटेलिया या प्राइवेट पार्ट्स की सर्जरी अलग एस्पेक्ट है। इस सब में जो यूजुअल कॉम्प्लिकेशंस हैं या प्रिकॉशंस हैं वो हमें नॉर्मल सर्जरी के जैसे अदर पेशेंट्स को हमें रखने होते हैं वैसे ही रखने होते हैं। हाँ, जेनाइटल सर्जरीज में जैसे अगर किसी कोई मेल टू फीमेल ट्रांसफर होना चाहता है तो उसमें हम एक कन्फाउंडर देते हैं। कन्फाउंडर एक फैलस या लिंग के शेप का ही एक मोल्डेड वैक्स मोल्डेड वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पेशेंट को अपने नियो वेजाइना, जो नया वेजाइना बनता है, उसमें लगाना पड़ता है और उसका लुब्रिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको वो कम से कम 6 महीने एटलीस्ट या साल भर तक करता है। ये यूजुअल प्रिकॉशन है जो हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है अदर सर्जिकल प्रिकॉशंस जैसे हम और सर्जरीज में लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस सर्जरी के लिए डोनर की जरूरत होती है या सर्जरी के द्वारा इसे बनाया जाता है? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा जो कि बताना बहुत जरूरी है। पहली बात तो हम चलिए इसमें 2 स्टेप में बात करेंगे, एक कि मेल से फीमेल हो रहे हैं और फीमेल टू मेल हो रहा है। तो फीमेल टू मेल में एक नॉर्मल फीमेल है जिसके यूट्रस होता है, जिसके ओवरीज होती हैं, ठीक है, गर्भाशय होता है और ओवरीज होती हैं, और एक मेल होता है जिसमें कि टेस्टिस होती हैं। तो पहला काम क्या होता है कि फीमेल टू मेल में हमें ये यूट्रस और ओवरीज निकालनी होती हैं। जब हम यूट्रस और ओवरीज निकाल देते हैं उसके बाद हमें नया लिंग जैसे कि पेनिस और स्क्रोटम नया बनाना होता है। ये हम जो वेजाइना होता है पेशेंट का उसी से नया बनाते हैं। उसके बाद जो पेशाब का रास्ता है वो लंबा करते हैं, इसको यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं, और फिर नया लिंग जो है वो चमड़े से बनाते हैं, हाथ के चमड़े से। इसको कहते हैं माइक्रो सर्जरी। ये एक बहुत जटिल सर्जरी होती है जिसमें कि हाथ के चमड़े से स्किन ली जाती है, स्किन से उसके खून की सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई ली जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर, और फिर उससे ही एक पेनिस क्रिएट की जाती है और वो जो है वहां पर माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी के हिसाब से जोड़ी जाती है। तो ये कई स्टेजेस में होता है। तो ये चीज इस तरह से बनती है। स्क्रोटम के जहां तक टेस्टिस होती हैं, क्योंकि आप नया नॉर्मल टेस्टिस तो कहीं से लेते नहीं है, तो टेस्टिकुलर इंप्लांट्स आते हैं जो कि आप नया जो स्क्रोटम बनता है उसमें वो टेस्टिकुलर इंप्लांट्स डालते हैं। दूसरी ओर आप आते हैं फीमेल टू मेल सर्जरी में, मेल टू फीमेल सर्जरी में। मेल टू फीमेल सर्जरी में आप करते क्या है, टेस्टिस निकाल देते हैं, ठीक है, और जो पेनिस होता है उसी से नया वेजाइना बनाते हैं। लेकिन यूट्रस जो है और ओवरीज इस ऐसे पेशेंट में नहीं बनती हैं, तो इसके रिप्लेसमेंट के लिए हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट, क्योंकि ओवरीज हम नई उसमें नहीं डाल सकते, तो उसके रिप्लेसमेंट में हार्मोनल थेरेपी हमें देनी पड़ती है। इस तरह से तीसरी बात है फेस की सर्जरी। तो फेस की सर्जरी में फेशियल इंप्लांट्स डाले जाते हैं, सिलिकॉन की इंप्लांट डाले जा सकते हैं, फैट डाला जा सकता है ताकि फेस का स्ट्रक्चर बदल जाए। इसके अलावा ब्रेस्ट की सर्जरी में अगर नया ब्रेस्ट बनाना है मेल टू फीमेल टू मेल में, मेल टू फीमेल में, तो फिर हमें ब्रेस्ट इंप्लांट्स डालने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल जैसा आप समझते हैं ब्रेस्ट इंप्लांट, वही इंप्लांट डालने पड़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग से तो नया स्ट्रक्चर जो है जहां तक कोशिश करते हैं कि बॉडी के अपने ही पार्ट से बना दिया जाए और कम से कम इंप्लांट्स यूज किए जाए। डॉक्टर साहब, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि इस सर्जरी में
कितना रिस्क होता है और मरीज को कितने लंबे समय तक इससे दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क जो है अपार्ट फ्रॉम सर्जिकल रिस्क, जो रिस्क है वो साइकोलॉजिकल रिस्क है, क्योंकि ये पेशेंट्स कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरते हुए हमारे पास तक पहुंचते हैं जब ये सर्जरी के लिए रेडी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका मोटिवेशन होना, इनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सब नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो जैसे किसी भी सर्जरी में होती है, जैसे कि किसी भी तरह की अगला सर्जरी में होगी, सेम उसमें होती है। अलग से एक्स्ट्रा कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है अगर पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है तो। डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि इस सर्जरी की सुविधा अभी तक कहां उपलब्ध है? देखिए, ये सर्जरी अभी तक इसमें परेशानी क्या है कि पेशेंट्स जो हैं वो बहुत खुल के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह की तो जनरली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आने में हिचकते हैं। अभी तक ये सर्जरी जो होती रही थी वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या कुछ बड़े शहरों में होती रही थी, परंतु जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हार्मोनल थेरेपी भी है, इसमें मल्टीपल सर्जरीज भी है, इस वजह से ये सर्जरी बहुत महंगी हो जाती है और कई ऐसे पेशेंट्स जो हैं ये सर्जरी फिर करवा नहीं पाते हैं क्योंकि बजट इतना हाथ में होता है। तो इस मामले में संजय गांधी पीजीआई ने ये पहल करी है कि हमारे यहाँ अपना एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम ट्रांसजेंडर पेशेंट्स की केयर के लिए करेंगे और कई अब सरकारी स्कीम भी आ रही हैं, स्पेशली जिसमें कि ट्रांसजेंडर लोगों की सर्जरी के लिए एक बनाया गया है, एक फंड बनाया जा रहा है जिसमें कि अवेलेबिलिटी है। तो इसी के तहत एसजीपीजीआई अब ये सर्जरी करता है। सर्जरी तो हम लोग कई सालों से करते आए हैं, पर अब इसका नंबर बढ़ गया है बिकॉज सोशल मीडिया में अवेयरनेस आने लगी है, पेशेंट्स और आने लगे हैं। तो यही एक हमारा माध्यम था बताने के लिए कि ये सर्जरी यहाँ इजीली अवेलेबल है, काफी कम पैसे में एज कंपेयर टू जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या बड़े शहरों के हॉस्पिटल में यहाँ पर हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगर खर्च की बात करें तो अनुमानित खर्चा इसमें कितना आ जाता है? देखिए, अनुमानित खर्च अगर आप एसजीपीजीआई की बात करें तो राउंड अबाउट जो है हम समझते हैं 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है, पर यह खर्चा 4-5 साल के ड्यूरेशन में आता है, धीमे धीमे। दूसरी बात जो खर्चा आता है वो आपके हार्मोनल रिप्लेसमेंट दवाओं में आता है, वो उसका क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग यूज करना पड़ता है, तो वो चीजों में खर्चा है। लेकिन आजकल जैसे जन औषधि वगैरह जो केंद्र बन रहे हैं उसमें आपको ये कई सस्ते में, और गवर्नमेंट की कई स्कीम्स आ रही हैं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, तो उसमें काफी कम खर्चे में ये चीज हो जाती है। तो अगर आप समझें कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या बड़े शहर में ये चीज जो है यहाँ से 5 से 6 गुना लगता है, उससे काफी कम खर्चे में ये सब सर्जरी यहाँ पर पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकारी सहायता मरीज को इसमें कितनी हद तक मिलती है और वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि आपने कई सुना होगा कोर्ट केसेस हुए हैं, जैसे आर्टिकल 377 वगैरह जो चेंजेस हुए हैं वो आर्टिकल रिपील हुए हैं, जैसे कि जिसमें कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इन सब आर्टिकल्स होने के बाद जो ट्रांसजेंडर हमारी कम्युनिटी है हमारे देश में वो काफ़ी एक्टिवेट हुई है, उनमें सोशली अवेयरनेस आई है, उनके राइट्स के बारे में आया है, और ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसको रियलाइज किया है। तो ये कहा गया है कि अब हमें ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में उनके लिए सेपरेट जो है एक वार्ड होना चाहिए, उनके लिए सेपरेट जो है क्लिनिक्स होनी चाहिए, ऐसे ही टॉयलेट्स वगैरह भी ट्रांसजेंडर फ्रेंडली होने चाहिए। और इसी को लेते हुए कि कई ट्रांसजेंडर्स ने ये बताया कि ये सब सर्जरी कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, क्योंकि ये लोग फैमिली से भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं, तो फैमिलीज कई बार इनको सपोर्ट नहीं करती, तो इनको बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसके देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है कई फंड्स वगैरह बनाने शुरू किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इवन अब शायद आयुष्मान में भी इसको लाने की बात हो रही है। तो उस तरह से भी, जैसे कि आपके रानी लक्ष्मीबाई योजना थी जिसमें कि आपने एसिड बर्न लोगों के लिए काफी काम किया, उसी तरह से आयुष्मान में भी इसको लाने की बात हो रही है। तो जैसे जैसे ये आता जाएगा तो हम आपको इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मरीज इस सर्जरी को कराना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझना है कि अगर आपको ऐसा जेंडर, इसको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं, कि आप मेल हैं, पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ नॉर्मल मेल हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये शरीर मेरे लिए नहीं है, मुझे फीमेल का शरीर चाहिए, या आप पूरी तरह से नॉर्मल फीमेल हैं और आपको लगता है नहीं मुझे मेल का शरीर चाहिए। ये कई बार क्या होता है कि यंग एज में ऐसे थॉट्स आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करानी शुरू कर देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराएं प्रॉपरली।
अपने फ्रेंड से, फैमिली से, दोस्त जिससे भी हो बात करिए। सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेशर से इससे परेशान ना होइए। पहले साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराइए। जब आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन बिल्कुल आपको लगता है, वो आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ ये आप इसके लिए हुए, तब आप जो है चिकित्सक को अप्रोच कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले हमारे पास भी आ सकते हैं, हम आपको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए भेजेंगे। और उसके बाद एसजीपीजीआई में चाहे प्लास्टिक सर्जरी विभाग है या एंडोक्राइन सर्जरी विभाग है, जहां हार्मोनल थेरेपी होती है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको एक पूरी टीम अपने अंडर लेती है और आपका पूरा ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर साहब, क्या इस सर्जरी के बाद मेल फीमेल और फीमेल मेल जैसा लगने लगता है वाकई में? देखिए, 2-3 चीज समझनी है कि फीमेल क्या है और मेल क्या है। देखिए, दोनों चीजों में 2 पार्ट्स हैं, एक है बॉडी और एक है माइंड। तो पहली बात तो आदमी को साइकोलॉजिकली ये समझना होता है कि वो अगर फीमेल बनना चाहता है या फीमेल की तरह रहता है, पहले बात तो साइकोलॉजिकली जो है वो अलाइन होना चाहिए। उसके बाद बॉडी अलाइनमेंट होता है। तो बॉडी अलाइनमेंट में अगर आप ये देखेंगे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कुछ लोग जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी में क्या करते हैं कि अगर उनका फेस ही चेंज हो जाता है, बाकी बॉडी पार्ट चेंज नहीं होते, तो वो कपड़े ऐसे पहनते हैं कि उनको लगता है कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। कुछ लोगों में चाहिए होता है कि हमें फेस भी और अपना जेनिटेलिया भी चेंज करना है, वो पे कुछ लोग होता है फेस भी है, चेस्ट भी है। तो ये इसमें आप समझना है कि जिस लेवल पे पेशेंट को साइकोलॉजिकली संतुष्टि हो जाए, आराम हो जाए, उसकी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, उस लेवल पे हमारी सर्जरी चेंज हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप सर्जरी पूरी करते हैं तो ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस आ जाता है कि आप बता भी नहीं सकते कई लोगों को कि वो पहले मेल थे और फीमेल हो गए। तो ये काफी कुछ अच्छे से चेंज हो जाता है। फिर वो लोग अपने आप को ड्रेसिंग सेंस से, अपना उस तरह से, कपड़े पहनने के लिहाज से, बोलने चालने के लिहाज से, खासकर हार्मोनल इफेक्ट की वजह से इतना डिफरेंस हो जाता है कि पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सर्जरी बिल्कुल संभव है और प्रदेश में एसजीपीजीआई मेरे ख्याल से ये पहला सेंटर होगा जहाँ पे इस तरह की सर्जरी पॉसिबल है। और सर ने जैसा बताया कि स्टेज सर्जरी है, अपने डॉक्टर से मिलें और जैसे कि यहाँ पे हमारी एक टीम है जो इसके लिए बिल्कुल डिवोटेड है काम करने के लिए, उनसे मिलें और अपने जैसे जो पेशेंट हैं जिनको इस सर्जरी के लिए काम करना है या सर्जरी के लिए जाना है, वो पहले से ही सारी चीज़ों को क्लियर कर लें डॉक्टर से मिलके कि फेशियल जो कंटूरिंग होनी है उनकी, या बॉडी में जो कंटूरिंग होनी है, ब्रेस्ट निकलना है या ब्रेस्ट में इम्प्लांट होना है, साइज़ कितनी रखनी है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप में रह के पहले डॉक्टर से डिस्कस कर लें। और जैसा सर ने बताया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द पेशेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोसीजर, जब भी वो सेटिस्फाई होते हैं साइकोलॉजिकली, वो हमारा एंड पॉइंट होता है सर्जरी का और इसके रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में एसजीपीजीआई के किस विभाग में मरीज को संपर्क करना है इस प्रोसीजर के लिए? देखिए, एसजीपीजीआई में मेरे जो मैं चाहूँगा, जैसे हम लोग प्लास्टिक सर्जरी विभाग है तो हम लोग ये सारे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं। तो कोई भी पेशेंट आके हमसे मिल सकता है। पर जब भी हमारे पास पेशेंट पहले आता है तो जैसे हमने बताया कि हम टीम में काम करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराते हैं, फिर उसका हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है और जब वो चीज़ हो जाती है तभी हम सर्जरी पे ऐड करते हैं। तो आप अगर हमारे पास आएंगे तो हम इसी पूरे प्रोसीजर से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और किसी भी समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।